नमस्कार दोस्तों, आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं फिल्म 120 बहादुर की, जो कि एक वॉर टाइम मूवी है, युद्ध के ऊपर बनी है। रेजांगला पास का जो एक युद्ध हुआ था उसके ऊपर, जो 1962 में चीनियों के साथ हुआ। वो चुशुल जो एयर स्ट्रिप है लद्दाख में, उस पर कब्जा करना चाहते थे और किस तरह से 120 सैनिकों की टोली ने परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में डिफाई किया उनके एग्रेशन को। क्योंकि यदि वो लोग उन्हें आगे बढ़ने दे देते और जिस तरह से अमेरिका प्रेशर बना रहा था और सीज़ फायर होता, तो संभवतः लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो चीन के अंदर आ जाता। मतलब जहाँ तक भूमि जीती थी वहाँ जिसके नियंत्रण में जो था सीज़ फायर के टर्म्स वही होते। तो ये स्थिति थी और उसको किस वीरता के साथ बचाया गया, मूलतः कहानी उसी पे है। और इससे पहले कि मैं पूरी विस्तृत समीक्षा करूं, जनरल फील जो फिल्म का मैं बताना चाहूँगा, ताकि जिनको जल्दी रहती है 1-1.5 मिनट में जिन्हें समीक्षा चाहिए होती है, वो एक मतलब रेटिंग यदि देना चाहूँ तो 4 से 4.5 स्टार आप इसे दे सकते हैं। और इस तरह की वॉर मूवीज़ जो है भारत में नहीं बनती है। पहले भी जैसे बॉर्डर बनी या LOC बनी, ये सब उसमें एक भावातिरेक दिखेगा आपको कि बहुत ही हाइटेंड स्टेट्स ऑफ इमोशंस आपको थ्रू आउट द मूवी जो है वो दिखता है, और वो हमारी देशभक्ति को संभवतः अपील भी करता है। परंतु क्या है कि इंफॉर्मेशन एज है, हमने और भी दुनिया की जो है वॉर मूवीज़ देखी हैं, फिर हम वहाँ का पोर्ट्रेल देखते हैं, अपना देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ठीक है, हम मतलब फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ कमा भी लेते हैं, वो बात नहीं है। परंतु हम फिल्म मेकिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में वॉर के सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या, और भारतीय फिल्म मेकिंग के जो अपने एलिमेंट्स कह दो, या जो मतलब हम परंपरागत रूप से कि युद्ध की भी स्थिति है उसमें संदेशे आते हैं, जैसे गीत जो हम गा रहे हैं, वो सारा मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए, परंतु सामान्यतः ऐसा होता रहा है। इस फिल्म में ऐसा नहीं है। गीत है, परंतु कई गीत नहीं है जो एकदम पूरा आपको उसी मोड में लेकर के चला जाए। साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा है। कई जगहों पे जिस तरह से उन्होंने मतलब ह्यूमन एनाटॉमी, हम सांस लेते हैं, धुक धुक होती है, वो सारा को ब्लेंड किया है बहुत अच्छे से, वो आप जो है फील कर पाओगे। डायरेक्शन बहुत अच्छा है। डायरेक्शन इसलिए मैं अच्छा बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो स्टोरी है, और स्टोरी केवल युद्ध की नहीं है। युद्ध केवल सैनिक नहीं लड़ रहा होता है, युद्ध जो ग्राउंड में नहीं है वहाँ पे, उनके अलावा उनके परिजन भी एक युद्ध की स्थिति से गुजरते हैं। उसके साथ जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो मिलिट्री की अपनी ब्यूरोक्रेसी होती है, उसकी क्या स्थिति है। और बिना पॉलिटिक्स को दिखाए 1-2 संवाद इस तरह से इसमें यूज किए गए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उस समय की पॉलिटिक्स थी क्या। ये सारा बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। एक्टिंग बहुत अच्छे हैं। मतलब जो हरियाणा के रेवाड़ी गांव के ही यादव लोग, अधिकतर, मतलब सब यादव नहीं है, परंतु एक ही गांव के लोग हैं, प्लेन्स के लोग हैं, जो 17-18 हज़ार ऊंचाई पे, फीट की ऊंचाई पे वहाँ पे युद्धरत हो रहे हैं। वो जो है एक्सेंट पकड़ना और इतना भी उसको गहन ना बना देना कि हिंदी भाषी लोगों को समझ ही में ना आए, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही नुएंस्ड हैं। डायलॉग्स जो हैं, मुझे लगता है इस फिल्म का हाईलाइट मैं कहूँगा कि संवाद जो लिखा गया है। युद्ध में तो ठीक है, आप भारत माता की जय और उस तरह का जोश वाला संवाद होता है, परंतु इसमें मैं जब लिख रहा था तो मैं लिखते लिखते मुझे लगा कि यार कितने संवाद मैंने लिख लिए हैं जो मुझे अच्छे लगे, जिसमें मुझे लग रहा है कि इट गोज़ बियॉन्ड द सरफेस वैल्यू ऑफ इट। वो सारी बातें जो है वो इस फिल्म को उत्कृष्ट बनाती है। हालांकि मैं 2:30 बजे का शो देखने गया था नोएडा में, और वहाँ पे सिनेमा हॉल में मुझे लगता है कि 200 की सीटिंग होगी, उसमें 50 लोग, हाँ 50 के लगभग ही लोग होंगे। फ्राइडे है, इस कारण भी हो सकता है कि नहीं हो, परंतु इस फिल्म में पोटेंशियल है कि अच्छा करेगी। तो
यदि आपको रुचि है इन सब में तो आप जा कर के यह फिल्म देख सकते हैं। अब हम आते हैं विस्तृत समीक्षा के ऊपर। डायरेक्शन की मैं बात करूंगा सबसे पहले। एक एक डिटेल्स जो है वो बहुत ही सोच समझकर प्रयोग किया गया है। स्क्रीन टाइम या फिर स्क्रीन का स्पेस या फ्रेम, आपको 90% ऑफ द टाइम लगेगा कि कुछ भी वेस्ट नहीं किया गया है, जो एक निर्देशक की क्षमता को बताता है कि वो कितना अच्छा या बुरा निर्देशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह की मूवीज़ जो होती हैं वो एक सेट पैटर्न फॉलो करती है, वो एक जेनरिक फॉर्मेट होता है ऐसी फिल्मों का, वॉर मूवीज़ का। हमेशा आप चाहे हॉलीवुड का देख लो, मतलब बॉलीवुड में जो बनी है वो देख लो, या फिर आप वेब सीरीज़ तरह के देखते हैं, उन सब में आपको एक फॉर्मेट दिखेगा। जैसे स्पोर्ट्स फिल्म का एक फॉर्मेट होता है ना, अंडरडॉग स्टोरी वाला, कि बच्चे रहेंगे हर तरफ से सताए जा रहे हैं, उनको समाज भी दुत्कार रहा है, पढ़ने में ठीक नहीं है, खाली बास्केटबॉल खेलते हैं, या मान लो खाली हॉकी खेल रहे हैं, सब ने हार मान ली, फिर एक कोच आएगा, वो उनको जगाता है, फिर उसमें से किसी एक दो स्टार प्लेयर का जो है एक पर्सनल स्टोरी होती है, और वो पर्सनल स्टोरी से कैसे ओवरकम करता है, सेमीफाइनल में कुछ हो जाएगा, फाइनल में फिर वो कैसे विजयी होते हैं, ये स्पोर्ट्स वाली फिल्म का होता है। उसी तरह वॉर मूवीज़ का एक सेट पैटर्न क्या होता है कि सैनिक होगा, उसका मतलब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है घर पे, और उसी वक्त एक टेलीग्राम आएगा कि आपको जो है युद्ध के लिए बुलाया जा रहा है। युद्ध में पहुंचेगा, फिर उसके जेब में एक फ़ोटो होती है उसकी पत्नी की, बच्चे की, वो उसको देखता है, फिर फ्लैशबैक होगा, गांव होगा, सरसों के खेत होंगे, फिर एक हो सकता है उसी सीक्वेंस में कोई त्यौहार मनाया जा रहा है तो उसमें एक गीत वीत डाल दिया जाएगा, और बहुत एक हैप्पी टाइप का फील आपको दिया जाएगा। फिर क्या है कि एक्चुअल फिल्म स्टार्ट होती है, जहाँ पे उसको लड़ने के लिए जाना है। उसमें एक छोटा इवेंट होता है, पहले एक छोटा सा युद्ध, छोटी सी लड़ाई, छोटा सा स्कर्मिश आप बोल सकते हैं, उस तरह का होता है। फिर आप प्लान को चेंज करते हैं, आप जो है तरह तरह की मतलब हर तरह की नेगेटिव चीज़ जो हो सकती है आपके साथ वो होगी। आपके पास रीइंफोर्समेंट्स नहीं पहुंचेगा, आपके पास हथियार जो है वो कम पड़ जाएंगे, आपके पास जो है लोग आपके लगातार मर रहे हैं, एक पोस्ट को बचाने के चक्कर में दूसरा चला जाता है, ये सारा कुछ होता रहेगा। और फिर अंत में आप जो है पूरा जोश से भर करके लड़ते हैं, या तो जीतते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं शत्रुओं से लड़ते हुए। ये एक फॉर्मेट है। इस फिल्म का भी जनरल जो है डायरेक्शन इसी तरह का है, परंतु इसमें जो एस्पेक्ट थोड़ा इन्हांस करके दिखाया गया, लेकिन उसको एलिवेट करते हुए दिखाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि इन द फेस वो दिखा दिया गया। जैसे परिवार का जो बलिदान होता है, वो ऐसा नहीं है कि परिवार को दिखा है कि वो उसके मिट्टी का घर टपक रहा है, इस तरह का इमोशन नहीं है। एक गीत है जिसमें थोड़ा थोड़ा है कि अपने दोस्तों को याद करते हैं, माँ जो है वो आशीर्वाद दे रही है कि लौट के आना, सिपाही तुझे देश बुला रहा है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, परंतु कई संवाद ऐसे हैं बाद में जिसमें आपको परिवार के बलिदान को डायरेक्टर ने वहाँ पे बहुत ही सूक्ष्मता से, लेकिन फिल्म के उद्देश्य को, लक्ष्य को, कि युद्धरत केवल सैनिक नहीं होते हैं, परिवार भी होता है, उसको एलिवेट करके लाना। इस पे जनरल द्विवेदी ने अभी, उन्होंने फिल्म शायद स्क्रीनिंग स्पेशल रखी गए थे, उन्होंने भी इस बात को बोला कि इस फिल्म की विशेषता यह भी है कि हमने केवल सैनिकों की नहीं बल्कि उनके परिजनों की भी, और किस तरह से। और एक मोमेंट ये भी है कि चीनी मेजर जो है वो आता है दुश्मन, वो देखता है कि एक व्यक्ति ने 120 लोगों के साथ हमारे 1000 लोगों को मार दिया, तो फिर वो, जबकि वो हेटफुल है, वो बहुत ज़्यादा हृदय में उसके घृणा है भारतीयों को लेकर, फिर भी इस वैलर को देख करके एक सैनिक दूसरे सैनिक के सम्मुख होता है जो मर चुका है, वीरगति को प्राप्त हो चुका है, और वो कैसे इंटरैक्ट करता है। इन सब बातों को वहाँ पे दिखाया। यह भी है इसमें डायरेक्शन की एक ख़ासियत यह भी कि एक वॉर का सिविलियन कॉस्ट भी होता है, कि उस
राह में जो गांव होंगे, जो सिविलियंस हैं जिन्हें बोला गया हो कि आप लोग छोड़ करके चले जाएं, एक डायलॉग से उसको उठाया गया है। जब छग्गा नाम का एक गांव है और उनको ये लोग जा रहे हैं रेजांगला को डिफेंड करने के लिए, भारतीय सैनिकों की टुकड़ी, और जाते वक्त बोलते हैं कि बाबा आप लोग जो है ना यहाँ पे अभी चीनी आ सकते हैं, तो आप लोग कहीं चले जाओ और कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में। परंतु पूरे गांव का, छोटा सा गांव है जो पहाड़ों में होता है, और ऐसे इतने ऊंचाई के पहाड़ों में तो कुल 50 घरों का, 20 घरों का गांव एक ही जगह पे, जहां फ्लैटलैंड होगा वहां पे होता है, वो मैसेकर हो जाता है उनका। वहां पे एक डायलॉग है जो सैनिक बता रहा है कि सर हमने तो बोला था इनको कि आप घर छोड़ के चले जाइए। तो मेजर शैतान सिंह बोलते हैं कि भानु ये इनका घर है, ये इनकी मिट्टी है, इसको छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। वो आपको मैं इस तरह का मैं बता रहा हूँ ना, एक एक संवाद ऐसा है जो आप कई बार इस फिल्म में आप भावुक हो जाएंगे, आप रो दोगे। मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हो जाता हूँ ऐसी फिल्में देख करके, मैं नॉर्मली भी हो जाता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि जो नहीं भी होते हैं वो भी इस फिल्म में कई दृश्य इस तरह से फिल्माए गए हैं। एक जगह दो मित्र हैं और उसका एक हिस्ट्री है, गांव से लेकर के और पलटन तक में, कंपनी में, वहाँ तक की उसकी हिस्ट्री है। और वो लास्ट में जब मरता रहता है तो एक चॉकलेट निकाल करके उसको देता है, जो उसने एक बाजी में वो जीता था और उसको दिया नहीं था, और मरते वक्त बोलता है कि मैं तेरा कोई उधार नहीं रखना चाहता। मित्र हैं दोनों, और ऑब्वियस सी बात है कि ये उधार वाली बात ऐसी नहीं थी कि वो उस पर कोई नकारात्मक भाव से करा, और वो फिर दोनों गले में लिपट के मर जाते हैं। ये सारे सीन्स जो हैं वो आपके साथ स्टे करेंगे, वो रुके रहेंगे। वॉर क्राई का इसमें बहुत महत्व है, दादा किशन की जय करके, और अहीर रेजिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट इसमें बहुत बार इन्हांस किया गया, बार बार। और वॉर क्राई का अपना एक महत्व होता है, वो यूनिफाई करता है आपको जोश दिलाता है और आपके लीनियत से भी जोड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। ये सारा कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाया। और एक और जो इसमें, जो मैंने बोला ना कि पॉलिटिक्स नहीं दिखाया है, परंतु वो अगर आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे, तो आपको दिखेगा कि एक समय ऐसा आ जाता है कि एक तो स्टेटमेंट है, वो स्पीच बहुत ही धमाकेदार है, जब तय होता है कि हम जो है लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सीनियर्स ने कहा कि आप पीछे हट जाओ, फॉल बैक, तो मेजर ने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं, मैं हटने वाला नहीं। और वहाँ पे वो स्पीच दे करके पूछना चाह रहा है अपने 120 सैनिकों को कि ये आपका निर्णय है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है, और हमें उस भूमि की रक्षा करनी है जहाँ पे घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो ये एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट था, नेहरू का, हाँ नेहरू का ही ना था संभवतः, सियाचिन को लेकर के सब, तो वो यहाँ पे दिखा। और युद्ध करते करते अंत में भारतीय सैनिकों की स्थिति यह थी, उनके पास जैकेट नहीं था। जैकेट को लेकर के भी एक संवाद है, उसमें एक्चुअल में जो रेडियो ऑपरेटर रहता है, जो सूत्रधार है इस फिल्म में, वो बेचारा गांव से आया, पहली पोस्टिंग मतलब इतने माउंटेन्स में है उसकी, और वो बोलता है कि एक जैकेट दे दो। ये संभवतः ट्रेलर में भी ये दृश्य है। तो बोलता है कि बेटा उस पार जा और एक चीनी को मार के उसका जैकेट ले लेना, ऐसे करके। और डायरेक्टर ने कई ऐसे दृश्य हैं जो आपको स्टार्ट में लगेगा कि क्यों ये बच्चे के साथ फुटबॉल वाला इंटरेक्शन क्यों है, वो रिटर्न होके आएगा। पत्नी का यह कि हिम्मत ही नहीं, वर्दी हिम्मत नहीं, बलिदान भी मांगते हैं, ये मैं समझती हूँ, वो भी वापस आता है। मेजर जो है स्नाइपर के रेंज में एकदम चला जाता है, उसके कान में गोली लगती है, जो एक खून का वो बूंद जो है गिरते हुए ज़मीन में, आपने देखा होगा ट्रेलर में। ये सब वापस आते हैं सारा, कि उसका एक मतलब है। और ये एक अच्छे स्टोरी टेलर का या निर्देशक का कार्य होता है कि आप प्लॉट्स का जब आरंभ कर रहे हो या सब प्लॉट्स का, तो उसका एंड में एक
सिक्लिकल उसका नेचर होना चाहिए। एक अच्छी कहानी की यह विशेषता होती है कि जहाँ से आरंभ हुआ कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के उसका भी अंत किया जाए, तो वो आपको कई बार जो है वो देखने को मिलेगा। यदि हम हाँ, मैं जो बोल रहा था कि पॉलिटिक्स की बात, उसमें अंत में जो है हमारे सैनिकों को चाकू बैनर जो होता है उससे तो लड़ना ही पड़ा, और भी एक्सट्रीम सिचुएशन होता है जहां वो पत्थर उठाकर चाइनीज को मार रहे हैं। तो ये एक स्टोरी कहता है, इसमें कहीं पॉलिटिक्स पूरी फिल्म में कहीं नहीं है, परंतु एक दो जगहों पे कि हमारी स्थिति क्या थी। जैकेट्स नहीं थे हमारे पास, ऑटोमेटिक राइफल जिस तरह का चाइनीज यूज़ कर रहे थे वो नहीं थे, हमारे पास मोटर लॉन्चर्स थे लेकिन जिस तरह का वो यूज करते थे उस तरह का नहीं था। ये सारा कुछ जो है आपको विजुअल्स में वो पॉलिटिक्स जो है वो दिखेगी कि हमारी, यदि आप सोचेंगे कि हमारी स्थिति ऐसी है क्यों कि हमारे सैनिक पत्थर से लड़ रहे हैं, और अंत में तो पत्थर से मारते मारते चीनी को जो है एक जगह हेलमेट खोल करके फेंक के मारा है, तो वो जो है वो पता चलता है। एक्टिंग की बात करें, देखिए जब स्टोरी इस तरह की होती है और टाइट होती है, 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म है, तो फिर एक्टिंग कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती है। उसमें आपका ध्यान परफॉर्मेंस पे उतना अधिक नहीं जाएगा, हालांकि आपको पता है कि कहानी क्या है, आप जानते हैं, मतलब यदि थोड़ा सर्च करेंगे आपको पता चलेगा रेजांगला वॉर वो था क्या, वो जो छोटा सा एक युद्ध हुआ था वो एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था वो आप जानते हैं। और जिस तरह से यहाँ पोर्ट्रे किया जा रहा है तो फिर एक्टिंग पे आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। और दूसरा यह भी कारण है कि जितने इसमें एक्टर्स हैं, फरहान हो, राशि खन्ना हो, उसने भी अच्छी एक्टिंग की है। फरहान के जो साथ के जवान हैं उसमें जो मुख्य पात्र, कुछ लोगों ने सहायक पात्र जो है रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव का जिसने रोल किया है, उन्होंने इतने अच्छे से निभाया है। एक लड़कपन, एक जो सैनिक होता है, सिपाही होता है उसको, और फिर एक मृत्यु को सामने देख करके एक साहस तो एक अलग बात है, परंतु मृत्यु को सामने देख करके एक भावुकता भी आती है अपने परिवार को लेकर के कि लास्ट मोमेंट में आप क्या बोल रहे हो। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई परिवार है नहीं, ऐसा भी है जो हम आगे चर्चा करेंगे, वो क्या बोलता है, उसका डायलॉग क्या होता है। तो ये देख करके आपको संभवतः वो डायलॉग्स जो है ना और स्टोरी ओवर पावर कर जाती है परफॉर्मेंसेस को। फिर भी एक्सेंट का जो है मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से वो पकड़ के यूज किया गया है। और एक मोमेंट जो मैं बता रहा था कि बैगन उसका नाम है, क्योंकि वो थाली का बैगन है, कभी इधर उधर ऐसे करके मॉक में उसका नाम उस तरह का पड़ जाता है। वो जब मरता है और दोनों एक दूसरे के गले लग के मरते हैं, उस समय की एक्टिंग, वो एक फ्रेम जो है लास्ट में जब सबके शव जो है 3 महीने बाद जब बर्फ़ गलती है, 3 महीने तक तो आर्मी वाले की ब्यूरोक्रेसी भी इसमें थोड़ी सी दिखाई गई कि इस कहानी को मानने कोई तैयार नहीं होता है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। बर्फ़ पिघलती है और तब जब शव मिलने लगते हैं, चाइनीज अपना एक एक शव इकट्ठा करके लौट गए, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। भारतीय लोगों के शव जो है उस दिन आंधी आई थी, दब गया था। वो फिर निकलता है और वो एक फ्रेम है जिसमें दोनों गले लगे हुए हैं, और चूँकि ठंडा पड़ चुका है शरीर, 3 महीने से वो ठंडा है, वो आपको ऑलमोस्ट वो हॉरर टाइप का एक फील देगा। बट एट द सेम टाइम आपने वो डायलॉग्स देखे हुए, अंतिम मोमेंट में क्या एक्सचेंज होता है, वो आप वही है कि आप रो दोगे वो डायलॉग को सुन करके। और स्टोरी और स्क्रीन प्ले की यदि हम बात करें तो स्टोरी मूलतः जो मैंने आपको बताया कि 120 लोग हैं, बहुत ही टफ़ कंडीशंस हैं, प्लेन में रहने वाले लोग हैं, रेवाड़ी हरियाणा के अहीर हैं या अन्य जातियों के लोग हैं, उन सारों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का, और उनको वो वॉलंटियर करते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे। और मेजर शैतान सिंह भी, इस चार्ली कंपनी नाम रहता है इनका, उसको वॉलंटियर करते हैं कि मैं लीड करूँगा इसको। और वहाँ से ले जाना, लड़ना और रोकना, मूलतः यही एक फ्लैट लाइन
सिंगल लाइन स्टोरी जो है यही है। कुछ फ्लैशबैक्स हैं जो मैंने बताया कि सैनिकों की कहानी जब भी वॉर स्टोरी होती है तो एक जनरल टाइप का ये है कि उसके परिवार के बारे में थोड़ा सा, बाल बच्चा कैसा, इस तरह के डायलॉग्स जो है वो कुछ होंगे, और कुछ पैरेलल लाइफ स्टोरीज जो है वो चलती रहती हैं, किसके जीवन में क्या घटित हो रहा है, बट वो बस थोड़ा बहुत ही है, वो बहुत बड़ा हिस्सा इसका है नहीं। हाँ, इसे आप 2.5 घंटे का यदि कर देते तो फिर 3-4 लोगों की लंबी लंबी कहानी, मतलब कम से कम 3-4 मिनट का एक एक सीक्वेंस जो डल सकता था, बट मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी ही होता। ये फिल्म जितने देर की बनी है उतनी वो स्क्रीन प्ले की कसावट जो है वो खुल जाती यदि ये लोग ज़्यादा लेते तो। इसी में एक मतलब जब हम स्टोरी और सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं स्क्रीन प्ले की, एक जगह है शैतान सिंह को जाना होता है, दिवाली 4 दिन के बाद होती है, और वहाँ पे उसकी पत्नी दिए सारे जला लेती है, और वहाँ एक संवाद है, लक्ष्मी जी की आरती है, और उसके बाद एक संवाद है। बोलते हैं कि मतलब मेजर बोलते हैं कि ये मतलब क्या है, दिवाली तो बाद में है, तो बोली कि नहीं, जब आप हो तभी दिवाली है। तो ये सब स्टोरी लाइन में एक एक चीज़, या चीनी को मार करके जैकेट ले लेना, ये वाली बात, या मतलब एक भी फ्रेम आपको वेस्टेड नहीं दिखता है। अब हम डायलॉग्स की बात करेंगे जो एक लंबा हिस्सा होने वाला है इसका। मैंने तो 17-18 डायलॉग्स लिखे हुए हैं, और ये क्रोनोलॉजिकल ही हैं। एक जगह है कि ब्रिगेडियर आए हुए हैं और मेजर जो है वो रेकी करने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ एक डायलॉग है कि ब्रिगेडियर साहब इंतज़ार कर लेंगे, दुश्मन नहीं करेगा। वो मेजर का इंट्रोडक्शन है एक तरह से कि वो किस तरह का व्यक्ति है, और सीनियरिटी और डिसिप्लिन जो है आर्म फोर्सेस में सबसे अधिक, मतलब वो प्रायोरिटी लेता है सबसे ऊपर। परंतु जहाँ जान और जीवन और जीवन वाली भी बात नहीं, जहाँ पे रिजांग ला का या चुशुल की जो इम्पोर्टेंस है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग योर लाइफ, इट इज़ अबाउट लूजिंग द हेड ऑफ इंडिया। भारत का जो माथा है कश्मीर, हिमालय को लूज कर देना, उस तरह का है। तो वो जो है सिग्निफाई करता है एक स्टेटमेंट कि शत्रु इंतज़ार नहीं करेगा, ब्रिगेडियर साहब थोड़ा कर सकते हैं। फिर एक अहीर हैं, लड़ना तो पसंद होगा ही। ये जो वो लड़ते रहते हैं दिन भर, मतलब मेला लगा हुआ उनका, वो कोई डिसिप्लिन नहीं है। पहले कहा जाता है कि अहीरों की कितने 5-6 रेजिमेंट या ऐसे करके बटालियंस, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, लेकिन उन्होंने जो इनके इनडिसिप्लिन के कारण घटा करके एक पे लिमिट कर दिया। तो ये उनके लिए, उनकी जाति के लिए भी ये एक धब्बा टाइप का है। और वो कैसे रिडम्पशन का आर्क है उनका भी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको सही लगता है कि अंग्रेज़ जो है वो उन्होंने सही किया आप लोगों के साथ, या उनका जो आकलन था कि तुम फौजियों वाला अनुशासन नहीं है आप में, तो वो सही था या गलत। तो वो दैट किक स्टार्ट समथिंग इनसाइड दोज यंग मैन। तो वो आपको दिखेगा। तुम सब किसान के बेटे हो, ज़मीन के लिए लड़ना तुम्हारे खून में है। ये देखिए, ये अच्छा डायलॉग राइटर ही इस तरह से कनेक्ट स्थापित कर सकता था। नॉर्मली जोशीले डायलॉग्स होते हैं ना, मतलब मातृभूमि के लिए मर मिटेंगे, ये एक ब्लैंड टाइप का है जो हर बार हमें दिखता है। पर किसानों के बेटे, और सेना में अंततः किसानों के ही बेटे जाते हैं। जो सैनिक होते हैं, ऑफिसर्स तो चलिए रिफाइंड घरों से आते हैं। ऑफिसर्स भी, अब जैसे मेरे तो 25-30 अपने बैचमेट्स जो है ऑफिसर्स हैं, और हम सब जानते हैं कि उन सब की स्थिति मेरी ही जैसी थी कि हम लोग अत्यंत निर्धन परिवारों से आए, अच्छे स्कूल में हम चले गए प्रतिभा के बल पे, और उसके बाद हम ऑफिसर्स बने। लेकिन मेरा जो, जैसे एक मेरा मित्र है रॉकी, जिसके बारे में मैंने कई बार ट्वीट भी किया है कि वो सीआरपीएफ में था और नक्सली एरिया में जा रहा था, और आईईडी पे उसका पैर पड़ गया, सबसे आगे था वो, दोनों पैर उसके कट गए घुटनों से नीचे। तो नॉट एवरीवन, मतलब मेरे साथ का है, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छा खिलाड़ी। मैं सैनिक स्कूल में गया, मेरे जीवन का एक अलग पाथ हो गया।
या मेरा बैचमेट और सब जो है जो ऑफिसर्स बन गए, उनके भी अपने स्कूल के मित्र होंगे, बचपन वाले मित्र होंगे, गांव के मित्र होंगे, जो हो सकता है सेना में होंगे, सिपाही या जवान जिनको बोला जाता है वो होंगे। उस चीज़ को कनेक्ट करना कि किसान के बेटे हैं और ये लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का व्यक्ति ज़मीन के लिए वहाँ भी लड़ रहा है, वहाँ भी लड़ रहा है, ये बहुत ही सुंदरता से इस संवाद के माध्यम से जो है वो डायरेक्टर ने और डायलॉग राइटर ने बहुत ही अच्छे से कहा है। और फिर अगला एक डायलॉग है जहाँ पे पूछता है, नया रिक्रूट है वही रामचंद्र यादव, वो पूछता है कि भैया आपने कभी किसी की जान ली है? तो वो बोलता है अहीर हैं हम, दादा किशन की कसम, जब बात देश पे आएगी तो 100 जान ले भी सकते हैं। और प्यार में हम मतलब जान मांगोगे दे भी देंगे प्रेम में, लेकिन देश की बात आएगी 100 जान ले भी सकते हैं। एक संवाद है जो मैं बता रहा हूँ, परिवारों के बलिदान को कैसे इंटीग्रेट किया है संवादों के माध्यम से। वहाँ पे जब बोलता है मेजर शैतान सिंह का पात्र जो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी आऊँ, तो बोलती है कि फौजी की बीवी हूँ और सर ऊंचा करके सबको कहूँगी फौजी की बीवी हूँ, और वर्दी केवल हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। और ये डायलॉग जो है वो अपने जो ट्रूप्स को उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करने के लिए, उसको मतलब जोश में लाने के लिए ये बात जो है वो यूज भी करता है। किसी ने कहा था और वो जानता था, मेजर जानते थे शैतान सिंह कि ये अंतिम युद्ध है मेरे जीवन का। 3000 चाइनीज आ रहे हैं और चाइनीज जिस निशंसता से लड़ते हैं और मोटराइज्ड इन्फेंट्री और आर्टिलरी और वेपन्स लेकर के वो चल रहे हैं, तो हमारा कोई चांस नहीं, हम 120 लोग हैं। और उस समय में उस डायलॉग का यूज करना कि वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है। वहीं पे है वो बोलते हैं कि अगर मैं नहीं आया तो बोले कि दिल टूट जाएगा मेरा, पर सर हमेशा ऊंचा रहेगा। एक जगह है शैतान सिंह आपका नाम क्यों पड़ा, तो उस वक्त ह्यूमर भी मतलब अच्छा है, वो पूरा एक बढ़िया बन पड़ा है। और वहीं से फिर एक सॉन्ग का सीक्वेंस भी निकल के आता है। फिर जो मैंने आपको बोला कि छग्गा गांव जो एक रास्ते में पड़ता है रिजांगला के, उस पे अटैक कर देते हैं चाइनीज़। वहाँ पे यही एक डायलॉग कि कहाँ जाते भानु, जब भानु बोलते हैं कि सर मैंने तो इनको कल ही वार्न किया था कि आप लोग चले जाते, बोलते कहाँ जाते भानु, ये इनका घर है, ये इनकी मिट्टी है। और ये 2 लेयर पे है डायलॉग। एक मेजर जो है थोड़ा अधिक अनुभवी होता है या उसका आउटलुक जो होगा एक ऑफिसर का वो थोड़ा वृहद होता है, और एक जवान जो है जो संभवतः सतही तौर पे ही देख रहा है कि कल हमने बोला था ये जान बचा सकते थे, ये गए क्यों नहीं। एक जवान वो ब्लैक एंड वाइट में इसको तोल सकता है, परंतु एक मेजर वो देख रहा है कि इसी का तो एक्चुअल एक रिप्रेजेंटेशन हमारे ऊपर भी तो है कि चीनी भी तो उधर से आ रहे हैं। भानु ये जाएंगे कहाँ, कहाँ जाते भानु, ये इनका घर है, ये मिट्टी है इनकी, मतलब हम भी कहाँ जाएंगे, हमें भी तो पीछे हटने का बोल दिया ना, हमारे ऑफिसर्स ने बोला कि पीछे हट जाओ, हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा घर है, ये हमारी मिट्टी है। तो जब हम यह जानते हुए कि हम मर ही जाएंगे, हम लड़ रहे हैं भारत की रक्षा के लिए, तो ये तो अपना गांव है, इनका परिवार है, ये कहाँ पे चले जाएंगे। तो वो 2 स्तर पे जो है ये संवाद जो है काम करता है। फिर एक जगह है इनको ऑर्डर्स आ गए कि आप हट जाइए वहाँ से, 120 लोग बहुत कम है, आपने जो आइडेंटिफाई किया 3000 लोग चल रहे हैं और तो आप टिकोगे नहीं। तो रेडियो ऑपरेटर बोलता है कि सर मतलब आपका दिल क्या कहता है, तो बोलता है दिल तो कहता है कि भाई आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक, आखिरी दम तक, आखिरी कदम तक लड़ूंगा, पीछे तो नहीं हटूंगा किसी भी कीमत पे।
फिर बोला दिमाग क्या कहता है आपका? तो बोला दिमाग कहता है दिल की सुनो। तो फिर बोलता है फिर तो आपके पास आंसर है ही इस प्रश्न का कि हमें करना क्या चाहिए। तब वहाँ पे मेजर का संवाद है कि मैं अपने दिल की आवाज़ सुनकर अपने लिए फैसला ले सकता हूँ, अपने जवानों के लिए नहीं। तो ये एक जो सेल्फिशनेस जो होता है, वो स्वार्थ यहाँ पे नहीं है कि नहीं मैं मतलब ठीक है और मैं कहूँगा तो मेरी पलटन, मेरी कंपनी वो फॉलो करेगी मेरी ऑर्डर्स को, परंतु ऑफिसर जो होता है वो पिता तुल्य आप कह लो अपने जो भी पलटन है, कंपनी है, जो भी अपने सैनिकों के लिए, तो वो कहता है कि मैं बिना उनकी राय के उनके बिहाफ पे ये फैसला नहीं ले सकता। मैं उनको भी यह विकल्प देना चाहता हूँ कि उनका दिल और दिमाग क्या कहता है। और एक पूरी स्पीच इसी के बाद जब वो बोलते हैं कि मैं आपका मतलब कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूँ, और फिर वो पूरी स्पीच जो वो देता है कि ये ज़मीन जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता और हमें उसे डिफेंड करना है, हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिए और हमें उन पूर्वजों के लिए इसकी रक्षा करनी है। वो पूरी स्पीच जो है, और मैं बोल रहा हूँ मेरे मतलब रोंगटे जो है खड़े हो गए। ये मतलब ऐसे ऐसे आपको 3-4 बार ऐसे मोमेंट आएंगे जब गूज़बम्प एक्सपीरियंस जिसको बोला जाता है उस तरह का होगा। और फिर उसके जवाब में कि उनका 3 पार्ट में 40-40 का टुकड़ी जो है वो बनाया हुआ था, तो सबसे पूछा जाता है आप क्या आपकी क्या राय है। तो उसमें भी एक बोलता है कि पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है साहब जी, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक वो लड़ेंगे। और फिर युद्ध चलने लगता है। एक यहाँ पे बंदा ऐसा है जिसका संभवतः कोई परिवार है नहीं, माँ बाप नहीं है ऐसा करके, तो उससे पूछता है कि यार किसी को चिट्ठी लिखनी है या तूने कोई चिट्ठी लिखी। अंतिम लेटर जो है वो जब आपको लग जाए ऐसा होने वाला, तो बहुत लोग लिखते हैं कि भाई अंतिम कुछ हमारे परिजनों तक पहुंच जाए, जस्ट इन केस इफ़ आई एम डेड। तो वो बोलता है कि यार मैं तो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ और फलाना जो है मेरे पिता तुल्य हैं, ये मेरे भाई हैं, यही मेरा परिवार है, तो किसको लिखूं चिट्ठी। यह आपको इतना हिट करेगा ना, मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो वो फॉर ग्रांटेड लेना होता है, और प्लस कॉमराडरी कि आप जहाँ पे हो, जिस कार्य क्षेत्र में हो, जिनके साथ उठना बैठना है आपका, इसको तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सामान्य लोगों से इसकी तुलना नहीं कर सकते। जो एक सैनिक जिस परिस्थिति में, वो भी जो कश्मीर, सियाचिन, लद्दाख में तैनात है, या अरुणाचल प्रदेश या इस तरह के फॉरवर्ड पोस्ट में है जहाँ पे एक रैंडम गोली आएगी आपको मार देगी, और वहाँ पे एक मतलब जिसकी फैमिली नहीं है बायोलॉजिकल, और जो लड़ता रहता है हमेशा बाकी सब से, उसके पंगे हो रखे हैं, अंतिम मोमेंट में वो बोलता है यही तो मेरा परिवार, हम किसको चिट्ठी लिखें, और माँ की गोद में बैठा हुआ हूँ। वो बहुत ही मतलब वो गहरा वो संवाद है। और फिर वही मतलब उसी पात्र की जब डेथ होने वाली रहती है, मतलब सर्टेन है उसका पैर दब गया है, अब वो मूव नहीं कर सकता, और सबको बोलता है कि तुम लोग निकलो। मेजर कहते हैं नहीं, इसको निकाल करके ले चलो और जो भी चिकित्सा होगी करेंगे। बोलता है कि नहीं सर, मैं जानता हूँ कि आई एम डन, और मेरे कारण आप लोग स्लो हो जाओगे, आपको निकलना है, आप अपनी जान बचाओ, मुझे 2-3 ग्रेनेड दे दो। और फिर वो बोलता है बजरंगबली की कसम, 10-15 को मार के ना मरूं तो मरने में स्वाद ना आवेगा, ये कह के रामलाल का पात्र है। और वो फिर चीनी आते हैं और क्लोज रेंज में आके मारते हैं, क्योंकि उसी तरह से घेर घेर के अकेले को मारते थे, और वो फिर ब्लास्ट करके वो मर जाता है। वो दृश्य भी मतलब बहुत ही भावुकता भरा भी है, और आपको वो कहते हैं ना कि इनके साहसिक कार्य से आपको, जब आप सोचोगे कि एक्चुअल में इस तरह का कोई करता होगा इस तरह का काम, मतलब ठीक है हम ड्रामेटाइज करते हैं फिल्मों को,
लेकिन यार बिना लड़े तो नहीं मरे ना, 1000 को मार दिया वहाँ पे। तो हो सकता है कि हमने कम ही ड्रामेटाइज किया हो, उसका वैलर जो है अभिमन्यु की तरह हो कि वो रथ का पहिया लेकर के ही लड़ रहा है, मतलब हेलमेट है, चाइनीज जा रहा है, वही फेंक करके मारा कि वो डिस्टर्ब हो, फिर पत्थर उठा करके मारा, मारते मारते मार ही दिया। तो ये जो है ना, आप इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको सही में मतलब मैंने भी कई बार बोला होगा ये सब को लेकर के कि सैनिक हैं, उनका कार्य है, वो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। बट इवन हैविंग दैट रियलाइजेशन, ये होने के बाद भी ये बहुत ही एक आप कह लो कि ट्रांजैक्शनल टाइप का ये आर्गुमेंट है सेना को लेकर के, और ये सतही तौर का है, क्योंकि हम लोग भी सब साइन करते हैं, हमें भी ये नॉलेज होती है, हम सड़क पे जा रहे हैं, धक्का लग सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। परंतु जो व्यक्ति जानता है, एक बात होती है जानना और एक बात होती है कि अपने सामने इस तरह की घटनाएं होती देखना, कि कोई रैंडम सा एक मतलब आप रेकी करने के मार दिया किसी ने, या छोटा सा कहीं पे, वो अलग। और ऐसी कहानियाँ दर कहानियाँ, मतलब आप जीवित जितने समय तक रहोगे आपको ऐसी डेथ्स का उतना ही अधिक अनुभव होता जाएगा। फलाना मारा गया, फलाना मारा गया, फलाना बलिदान हो गया, यह आप सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे। एक धर्मपाल का पात्र है जो मतलब उसने वो गाता अच्छा था, तो एक बार ऑल इंडिया रेडियो से संभव तो उसको मौका भी मिला था, लेकिन उसके बाप ने मना कर दिया, और उसका बाप फौजी था। तो उन्होंने कहा था कि तू फौजी अगर बना तब तो ठीक है, जहाँ जाएगा, फौजी नहीं बना और ये नाच गाने में गया तो तू मेरी गोली से मरेगा। तो वो जब मरता है और उसको डेथ पूरा दिख रहा है चारों तरफ से, बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं, और अंतिम क्षणों में वो मेजर से बोलता है कि अब तुम्हारे बापू को मारे पे गर्व होगा ना सर। तो वो बोलता है कि हाँ धर्मपाल, अब खाली मतलब तुम्हारे बापू ने पूरे देश को तुम्हारे ऊपर जो है वो गर्व होगा। और ये सारे मैं बता रहा हूँ, ये एक्सट्रीम क्लोजअप ने मतलब एक क्लोजअप में लिया खाली चेहरा दिखता है, और ये सब जब आप एक एक संवाद सुनोगे तो आपके आंसू जो है वो नहीं रुकेंगे। और एक है तो सामान्य ही, उसके बाद वन ऑफ द लास्ट डायलॉग्स है ये, अंतिम मतलब सीक्वेंस जब चलता है वॉर का, तो उसमें रेडियो मैन मतलब वो छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है, और उसको भगाते हैं कि नहीं तुम ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ है, तुमको दौड़ करके जाना है चुशुल तक और उनको इन्फॉर्म करना है। वहाँ से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, मतलब रेडियो सिग्नल्स काम नहीं कर रहे थे। तो जब वो सलाम ठोकता है और मेजर जो है रेडियो मैन दादा किशन की जय ऐसे करके उसको दौड़ने को दौड़ाता है, वो बहुत अच्छा है। और एक डायलॉग जो सबसे लास्ट में और बहुत ही इम्पैक्टफुल था वो ये कि जो मैं मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, कि जब सबूत नहीं मिल रहे थे इनके, जो भी पार्टी गई थी देखने के लिए, सर्च पार्टी जो जाती है, किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि इतना भयानक तूफान आया था, सब कुछ दब गया, और 10-10 फीट बर्फ़, 3-3 मीटर बर्फ़ टाइप का ऐसे में दशा, कुछ नहीं मिल रहा था। तो बार बार जो बंदा बचा है रामचंद्र यादव रेडियो मैन, उसको बार बार बोल रहे हैं कि तुम होशो आवाज़ में बोल रहे हो, कुछ नहीं मिला, तुम बदलना चाहोगे अपना बयान। तब फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक तरह से, और वो बोलता है कि जब आप खोदोगे सर वहाँ पे तो उनका खून उस मिट्टी में मिलेगा, और वो उनकी छाती का खून होगा, पीठ का नहीं। ये जो है वो एक वही है ना कि एक जूनियर है, कंधे पे कोई स्टार नहीं है, रेडियो मैन है, और वो अपने ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के ऑफिसर्स का जब ये, उसके हिसाब से तो आप सोच सकते हो ना, ये ब्यूरोक्रेसी एक तरह से उसके लिए लीचड़पना टाइप का दिखेगा कि यार कैसे लोग हैं, इन लोगों के कमांड पे हम युद्ध लड़ने जाते हैं, और ये अपने ऑफिसर्स का, अपने जवानों के सेक्रीफाइस पे, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ये डाउट कर रहे हैं, उसमें वो क्या बोल सकता था। और वही है कि अपने टोपी में और अपने जूतों में रहते हुए उसने जो बोला, वो मिलिट्री के ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे वो डिफाइन करता है कि किस तरह से
काम करती है हमारी मिलिट्री। मतलब ये आप कह लो कि सूक्ष्मता से एक ये दिखाने का है कि इस तरह की भी बात है। जैसे अभी ही जो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें बीएसएफ के लोगों ने बहुत बढ़िया जो है युद्ध लड़ा। मेनली वो जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, और उनका कहना है कि यार मतलब आर्मी वाले को जितनी रिकॉग्निशन मिली उतनी हम लोग को नहीं मिलती है। उनके भी अपने इस तरह के होते हैं कि भाई कौन लिखवा रहा है, क्या लिखवा रहा है। तो ये एक ब्यूरोक्रेसी जो है और इसको स्वीकारते हैं लोग जो इस तरह के सेटअप में है। तो एक सिंपल सा इस तरह से वो भी दिखाने की चेष्टा की गई है। अब हम साउंड और म्यूज़िक की यदि बात करें, गाने जो हैं ऐसा नहीं है कि आपको याद रह जाएंगे। जैसे एलओसी में था ना, बस इतना याद रहे, एक साथी और भी था। एलओसी का तो पूरा एल्बम बहुत ही अच्छा है। या फिर बॉर्डर का, ये सब के गाने आपके याद रहेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, मतलब गीतकार ने संभवतः उतना गीत जो है मुझे उतने अच्छे लगे नहीं। एक सिंपल सा एक होली को लेकर के है, तो गीत के शब्द जो है उतने अच्छे मुझे नहीं लगे। हाँ, साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो अच्छा है। वो कई जगह पे स्टार्ट में थोड़ा इमोशनल टाइप का जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, बहुत ही ड्रैग टाइप का वो चलता है, जो नॉर्मल है। सैड म्यूजिक उसी तरह का होता है। फिर जो है जब ये एक पोस्ट बनाना चाहते हैं जहाँ से देख सकें ये ऊपर में, तो वहाँ जब जाते हैं उस समय एक थोड़ा सा जैसे ह्यूमन रिजॉल्व जैसे जैसे मजबूत होता जाता है कि हम कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं जो लॉजिक को संभवतः डिफाई करता है, या कुछ हम अलग टाइप का करने जा रहे हैं। तो उसमें आपके आत्मशक्ति की परीक्षा होती है। वो तो आपको म्यूजिक भी लगेगा कि उसी हिसाब का म्यूजिक जो वहाँ पे वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ सुनाई देता है। फिर छगा गांव में जब अटैक होता है, वो मुझे लगता है कि उस पूरी फिल्म का सबसे इन्हांस्ड आप कह लो कि बैकग्राउंड म्यूजिक का बैकग्राउंड स्कोर जो है वो आपको दिखेगा। वहाँ पे चूँकि दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और पता नहीं एक दुश्मन कहाँ पे है, तो ये वो एक सांसों का उतार चढ़ाव उसको इन्होंने बैकग्राउंड साउंड में जो है इंटीग्रेट किया है। वो आपको ये जो है वो सुनाई देगा। प्लस लगातार जो है वो चलता रहता है, एक थंपिंग साउंड चलता रहता है। फिर बीच में टेंस मोमेंट आता है, या फिर जहाँ पे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सिंगल है, सब कुछ शांत होता है, फिर तबला बजना आरंभ होता है। वो सब आप सुनोगे तो आप मतलब नोटिस कर पाओगे कि इस तरह का साउंड है। और एक दो जगह राइफ़ल को जब हम लोड करते हैं, उसको खींचते हैं ऐसे करके फिर लगाते हैं, उसका एक अपना साउंड तो होता ही है, बट उसको बैकग्राउंड स्कोर के साथ सिंक किया है स्टाइलाइज करने के लिए, वो दिखाने के लिए। वो भी जो है बहुत अच्छा आपको, मतलब यदि आप मैं जैसे बता रहा हूँ और आप देखने जाओगे तो गौर करना, अंतिम सीक्वेंस में आपको, फाइटिंग सीक्वेंस में लास्ट के 20 मिनट वाले में आपको इस तरह के 4-5 जगह पे आपको सुनाई देंगे। और दादा किशन की जय, दादा किशन की जय, दादा किशन, ये जो है एक बार वॉर क्राई होता है, युद्ध में चलते हैं और फिर लगातार जो है वो पीछे में इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और उसको कोरस में यूज किया गया है। तो वो भी बहुत ही चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट ये सब जब चल रहा होता है, तो तब जब असला सब ख़त्म हो गया, बारूद ख़त्म हो गया, आपका बैनर लोड करो और उसके बाद कूदना है आपको मार, फिर दादा किशन की जय बोल करके कूदते हैं, तो वो अच्छा बन पड़ा है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। ऐसे फिल्मों में क्या होता है कि या तो क्लोज़अप आप लोगे, या बर्फीली वादियाँ हैं तो कोई बढ़िया, तो मतलब रोमांस तो हो नहीं रहा है कि उसको आप उस व्यू से दिखाओगे। बैरन लैंड है, कलर का आपको अभाव दिखेगा। परंतु जहाँ एक दो जो फ्लैशबैक के सीक्वेंसेस हैं गांव में, वो जो रानी रे गीत है, उसमें आपको कलर्स जो है बहुत अच्छा दिखेगा। दीपावली का एक थोड़ा सा छोटा सा शॉट है, वो भी अच्छा है। बट वो सारे ही दृश्य अंतिम में जब आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है वो देखना। पेंगोंग सो लेक जो है वो उसका एक व्यू लिया गया है। फिर जब मेजर एक रेस्टिंग स्थिति कह लो, घायल है और वो वहाँ से
मतलब जानता है कि अब तो मृत्यु निश्चित है। फिर दूर से एक शॉट है उसका, वो अच्छा है। एक शॉट है जब वो ऐसे करके दिखता है, लग रहा है कि वो सरेंडर कर रहा है, बट वो सरेंडर नहीं करता है, वो सिग्नल दे रहा होता है अपने स्नाइपर को। वो वाला शॉट जो है उसमें चाइनीज़ उधर से आता है और वो बैठा हुआ अपने घुटनों पे, घायल है, गोली लग गई है। तो उस वक्त जो होता है वो वाला एक बहुत ही अच्छा शॉट है। टेंट के अंदर क्या होता है, कई फिल्मों में आप देखोगे कि बहुत अधिक लाइटिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब लाइटिंग क्या, आप आर्टिफिशियल बल्ब जला रहे हो या एलईडी का यूज कर रहे होगे या रिफ्लेक्टर्स का, वो इवन लाइटिंग रहती है। यहाँ पे एक टेंट में जैसे यदि लालटेन जल रहा है तो फ्लिकर जो होती है वो आपको फेस पे दिखेगा, और उसको क्लोजअप में तब दिखा रहे हैं जब एक्टर जो है बहुत ही टेंस मोमेंट में है, उसको संभवतः घर की याद आ रही है या फिर वो योजना बना रहा है कि करना क्या है, हम आउटनंबर्ड हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ जो है चीनियों को रोकने के लिए, मतलब बराबर की स्थिति में हम कहीं से नहीं हैं। वो थोड़ा सा आपको लाइटिंग जो है वो बढ़िया दिखेगा। रामचंद्र यादव घायल है, मिलिट्री हॉस्पिटल में है, और वो जब बोलता है तो उसका एक चेहरे का क्लोजअप लेके बार बार है स्टेटमेंट। चॉकलेट वाला दृश्य जो मैं बता रहा था उसमें है कैमरा जो है शेक करता है, जैसे जैसे आदमी थरथरा रहा है मरते वक्त, और उसी वक्त कैमरा भी उसी सिंक में आपको शेक करता दिखेगा। और एक डॉक्टर है, एक ही डॉक्टर है, और उसके आसपास सब जब मरते हैं और वो खड़ा है, हाथ में उसने मतलब गन लिया है और वो मार रहा है, मारने के बाद उसका ख़त्म हो गया, सारी गोलियां उसकी समाप्त हो गई। तो वो एक नीचे से है और पट पट लोग इधर उधर मर रहे हैं, उसको गोलियां लगते वो फिर गिरता है, और वो भी दृश्य अच्छा है। और जो अभी मैंने बताया हवा, मतलब ऐसे करके वो कमांडर को जब मारता है, चाइनीज़ कमांडर को, वो वाला फ्रेम बहुत ही अच्छे से, मतलब सरेंडर की जगह वो सिग्नलिंग था। और ये जो रिकॉल वैल्यू है कई दृश्यों का, तो उसमें से एक यह भी था कि पहले उस तरह का एक हुआ रहता है, ओपनिंग सीक्वेंस है, और एंड में भी उसी तरह का आपको एक दिखता है। वहाँ भी चीनी को पेला था एक स्नाइपर से, इधर भी पेला है, तो वो आपको एक लघुवृत्त जो है वो पूरा होता दिखता है। और एक लास्ट में लाशों से पूरी पटी हुई भूमि है, चीनियों के शव जो है बिखरे पड़े हैं, और वो संभवतः ड्रोन या हेलीकॉप्टर से वो शॉट लिया गया है। वो दिखता है बर्फ़ है और उस पर गुड़िया जो होती है ना, वो उस तरह से पड़े हुए उस तरह से दिखते हैं। एक्शन कोरियोग्राफी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आपको दिखेगा कुछ जो है बहुत बढ़िया दृश्य बन पड़े हैं, बट बियॉन्ड दैट मतलब वॉर का सीन है तो वही क्लोजअप है, एलएमजी चल रहा है, मोटार चल रहे हैं, तो यही सब चलता है। बाकी कोरियोग्राफी एक्शन का वही मार कुटाई जो क्लोज रेंज में होती है तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन डिज़ाइन जो है वो उस पर बोलना जो है एक मुझे लगता है कि आवश्यक है। वॉर फिल्म्स कई बार जो ठीक से फिल्माते नहीं, मतलब किस तरह का टेरेन है और किस तरह जगह पे शूट हुआ है, तो इस फिल्म में उसका ध्यान रखा गया। आपको यह विश्वास हो जाएगा कि ये एक्चुअल में जहाँ पे युद्ध हुआ है हम वहीं पे हैं, उसमें कोई आनाकानी जो है वो नहीं की गई है। कहीं पर भी फिल्म आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखता है, जिस स्थान पे होना चाहिए वहीं पर है। हाँ, चाइनीज़ आर्मी को जब दिखाते हैं ऊपर से, एक तो वो लगता है वीएफएक्स में वो या तो एआई से क्रिएटेड है या पता नहीं, मतलब पूरा कॉलम ने बहुत ही अधिक व्यवस्थित जब दिखा देते हैं ना कि ठीक है, मतलब आर्मी में एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन ज्योमेट्री उतनी परफेक्ट नहीं होती है जितना आप फिल्मों में दिखा देते हो, तो उस तरह का नहीं होता है वो। तो थोड़ा सा ये एक मुझे दिखा, परंतु मोस्टली जो प्रोडक्शन डिज़ाइन वो अच्छा ही है। एडिटिंग अच्छी है, लीनियर स्टोरी है, इसमें वही फ्लैशबैक के कुछ चांसेस हैं और पैरेलल छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपको आवश्यकता होती है कि थोड़ा सा एक ही मोनोटोनी ना बन जाए स्क्रीन पे कि युद्ध 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 यही चल रहा है, तो बीच में उसको ब्रेक करते हैं। कभी पत्नी वाला शॉट दिखा दिया, कभी जो रामचंद्र यादव जो है वो कहानी सुना रहा है कि क्या क्या हुआ उस रात में, फिर एक की स्टोरी ख़त्म होती है तो फिर बोलता है कि अब कल शूट करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे,
तो बोलता है कि सर अगर एक एक कहानी पे ऐसे रुकने लगो तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो वो पूरी बात जो है कहता है। तो एडिटिंग जो है इसी तरह से कुछ ट्रांजिशंस भी अच्छे आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो यही है कुल मिलाकर के, यदि मैं मतलब फ़िल्म के बारे में बोलूँ तो फ़िल्म बहुत अच्छे से बनाई गई है। कुछ एक दो शॉट्स ऐसे, जैसे स्टार्ट होता है मेजर का इंट्रोडक्शन है, वो जब सीन आप देखोगे तो आपको शौर्य फिल्म याद आ जाएगी। जब गोल्फ बॉल को मारता है ब्रिगेडियर प्रताप और सैनिक जो है उठाने जाता है और पाकिस्तानी के एकदम रेंज में चला जाता है और वहाँ से फिर कहता वापस आ, ऐसे करके। यहाँ पे है कि एकदम वो रेंज में जाता है, 2-3 गोली चलती भी है, पर वो क्या करने जा रहा होता है वो आप फिल्म जब देखोगे समझ में आएगा। वही सीन जो है दोबारा से एक तरह से रिपीट होता है लास्ट में। शैतान सिंह की ओपनिंग स्पीच जो है बहुत ही पावरफुल है। वो जब उसने चार्ज लिया है कंपनी का और वहाँ पे जो मोटिवेट कर रहा है। फिर जो मैंने रामचंद्र की जैकेट की कहानी आपको बताई वो भी साइक्लिकल है कि वो मारता है एक चीनी को अंत में और उसका जैकेट खोलता है और ले करके फिर जाता है अपने साथ। लोकल्स के तजुर्बे पे विश्वास करना कि मेट डिपार्टमेंट हमारा बता रहा था कि अगले 2 दिन कोई आंधी वांधी की संभावना नहीं है, तो वहाँ पे बोला कि हम उसको नहीं मानते जब तक यहाँ के लोग, उन्होंने बताया आज रात में इतने बजे तक आएगी आंधी तो मैं उनकी बात जो है वो मानूंगा। अमिताभ बच्चन की आवाज़ से मतलब स्टार्ट होता है और जब वो मेजर शैतान सिंह का नाम लेता है, यदि आपने उनके बारे में पढ़ा है तो आपको मतलब गूज बम्प टाइप का वो होने लगता है कि अरे यार, मतलब जब हम उनके मतलब ये सब वैलर की कहानी सुनते हैं ना कि 120 आदमी हैं और लड़ गए और साला चीनियों को रोक लिया, फिर जो है वो आपका एक्सपीरियंस जो है ऐसी फिल्मों को देखने का, ये तो टेक्निकली बहुत अच्छी से बनी है, कहानी भी सब कुछ अच्छा है इसका, परंतु नहीं भी होता ना तो भी ये स्टोरी इस तरह की है ना कि आपको वो आपके एक्सपीरियंस को एलिवेट करता है। मरता हुआ सैनिक जब वही रेडियो मैन आता है और वो बार बार मतलब वो सदमा लगा हुआ है, वो पहुंचा, आपको छोड़कर जा नहीं सकता साहब, ये लास्ट लाइन उसने बोला था मेजर को जब मरता हुआ छोड़ करके बोलता है कि मेरा लास्ट ऑर्डर है, तुमको ये करना होगा, तुम जाओ नीचे जा कर के बताओ उन लोग को। तो वो केवल मतलब एक ऐसा नहीं कि वो ट्रॉमा खाली दिखा रहा है, वो आर्मी का डिसिप्लिन भी आपको दिखा रहा है कि आदमी इतने ट्रॉमेटिक कंडीशन में है और सबसे पहले उसको याद भी आ रही तो माँ बाप परिवार नहीं, कि फाइनल ऑर्डर जो हमको मिला है मुझे वो देना है भाई, वो बताना है मुझे। ये जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग डिसिप्लिन उसको दिखाने का। और कई क्षण ऐसे हैं जब आप मतलब रो दोगे, ये तो मैंने कई बार आपको बोला ही। और सल्यूट मारते समय राम राम बोलना, ये भी कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी सेना के बारे में हम लोग कभी जान नहीं पाते हैं। और वही जो मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा डायरेक्टर जो होता है वो माइन्यूट डिटेल्स पे जाता है। हालांकि इसको कोई सेकुलराइज करना चाहता तो खाली सलामी मार दिया, कुछ बोला नहीं, पर वो है जय हिंद साहब भी नहीं, राम राम साहब। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एसेंस जो है हमारी सेना का, उसको कैप्चर करने में ये फिल्म सफल रही है। आप लोग देखिए, या अगर देख चुके हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए कि यह फिल्म आपको कैसी लगी और यह रिव्यू आपको कैसी लगी। टिप्पणी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से या फिर इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।